हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के एसएससी जेईई के प्रीवियस क्वेश्चन। ये इसका चौथा पार्ट है। इसमें हम 2019 में जो पेपर हुए थे उनमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एन आइडियल रेफ्रिजरेटर मेंटेन ए टेम्परेचर ऑफ -23 डिग्री सेल्सियस व्हेन प्लेस्ड इनसाइड ए रूम एट 27 डिग्री सेल्सियस। Heat infiltration into a refrigerator is 0.5 किलोजूल पर सेकेंड। द पावर रिक्वायर्ड टू पंप द हीट आउट इज। तो यहाँ पे आपको पावर पूछा गया है कि कितने रिक्वायर्ड होगी। तो मैं चाहता हूँ कि इसको एक बार आप खुद अटेंड कीजिए, उसके बाद में सॉल्यूशन देखिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीओपी की। तो सीओपी यदि मैं टेम्परेचर के रूप में बात करूँ तो ये हो जाएगी आपकी टी लोवेस्ट अपॉन टी हाइएस्ट माइनस टी लोवेस्ट। तो रेफ्रिजरेटर है तो लोवेस्ट ऊपर आ जाएगा। -23 डिग्री सेल्सियस को मैं यदि केल्विन में कन्वर्ट करूँगा तो ये आ जाएगा आपके 250। और दोनों का डिफरेंस जो है 27 और -23 का डिफरेंस हो जाएगा 50। तो यहाँ पे COP आपकी 5 आ जाएगी। और COP क्या होती है? डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? हीट एब्जॉर्ब कितनी हो रही है और वर्क कितना हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो हीट है वो आपकी वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है? 0.5 है अपॉन वर्क इनपुट। तो यहाँ पे वर्क इनपुट कितना आ जाएगा? 0.5 अपॉन 5, यानी कि यहाँ पे 0.1 किलोवाट आ जाएगी। क्योंकि जो हीट है आपकी किलो जूल पर सेकेंड यानी किलोवाट में दे रखी है, तो वर्क इनपुट भी किलोवाट में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। कन्वेंशनली इन ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर द कोइल ट्यूब एट इट्स बैक। तो जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है उसके बैक में जो ट्यूब लगी हुई होती है उनका क्या काम होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बैक में ट्यूब लगी हुई होती है वो कंडेंसर होता है, यानी कि कंडेंसर की तरह वर्क करती हैं। और कंडेंसर का काम होता है हीट रिजेक्ट करना। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा इनकरेक्ट है। कैरी रेफ्रिजरेंट फ्लूइड, तो रेफ्रिजरेंट फ्लूइड लेके जाएगी तभी तो हीट उससे रिलीज करेगी। और रिजेक्ट हीट टू द एटमोसफियर, ये भी सही है। कैरी चिल्ड वाटर, तो वाटर नहीं लेके जाती, वो पहले वेपर में होता है और उसके बाद में हीट रिजेक्ट करने के बाद में वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन चिल्ड वाटर नहीं होता। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। सर्व एज ए कंडेंसर, तो ये भी सही है। ए, बी और डी सही है, सी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्योर रेफ्रिजरेंट वेपर इज ऑब्टेन फॉर द कंडेंसर इन ए वेपर एब्जॉर्प्शन कूलिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है जो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है वहाँ पे प्योर रेफ्रिजरेंट वेपर किससे मिलता है, इसका रीज़न क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर कंप्रेसर होता है, लेकिन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर कंप्रेसर को हटा के जनरेटर, रेक्टिफायर और एनालाइजर हम लगा देते हैं। तो जनरेटर के अंदर जो सॉल्यूशन होता है अमोनिया रेफ्रिजरेंट और वाटर एब्जॉर्बेंट का, उसको एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा हीटअप किया जाता है। जब हम एक्सटर्नल सोर्स से हीट करेंगे तो जो अमोनिया है वो वेपोराइज हो जाएगा और हमें वेपर मिल जाएगी, यानी कि अमोनिया की वेपर मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो सी करेक्ट हो जाएगा, बाय सप्लाइंग द हीट टू द जनरेटर वेयर अमोनिया गेट्स रिलीज्ड। और यदि यहाँ पे अमोनिया के अंदर कुछ वाटर के पार्टिकल रह जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको एक बार एनालाइजर और रेक्टिफायर से पास करते हैं, तो वहाँ पे कंप्लीट जो वाटर के पार्टिकल है वो रिलीज हो जाएंगे और हमको ड्राई अमोनिया मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कंपेरिजन सॉरी द compression of vapor is carried out by an ejector in which of the following refrigeration system। तो यहाँ पे जो वेपर का कंप्रेशन है वो इजेक्टर के द्वारा हो रहा है, ये किस में होता है? वेपर एब्जॉर्प्शन, एयर साइकिल रेफ्रिजरेशन, वेपर कंप्रेशन या फिर वेपर जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो यहाँ पे मैं आपको पहले आंसर बता देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वेपर जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो वेपर जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इसका दूसरा नाम है इजेक्टर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। क्योंकि यहाँ पे जो कंप्रेसर होता है, जैसे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर जो कंप्रेसर होता है उसको हम स्टीम इजेक्टर के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? स्टीम इजेक्टर, जिसका दूसरा नाम है बूस्टर, इससे हम रिप्लेस कर देते हैं। और यदि आपको इसमें पूछ ले कि रेफ्रिजरेंट कौन सा यूज़ होता है, रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है वाटर, ये आपको ध्यान रखना है। वेपर जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर और कंप्रेसर की जगह इजेक्टर यूज़ होता है। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में बस यही पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, मॉडिफाइड पॉलिस्टर इज ए सुटेबल लुब्रिकेंट इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम विद द रेफ्रिजरेंट इज। यानी कि यहाँ पे आपको पूछा गया है जो पॉलिस्टर होता है तो वो कौन से रेफ्रिजरेंट के साथ में सूटेबल होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा, R134A। एक होता है R134A और एक होता है R410A। इन दोनों के साथ में ये पॉलिस्टर ऑयल जो होता है वो सूटेबल होता है। इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हैं उनको रिप्लेस करने के लिए हम इस सिंथेटिक ऑयल का यूज़ करते हैं। और आपको पता है जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है वो ओजोन लेयर का डिप्लेशन करते हैं, इसलिए हमने उसकी जगह पॉलिएस्टर ऑयल जो है वो सिंथेटिक ऑयल है उसका यूज़ करते हैं। ये एनवायरनमेंट को लॉस कम करता है इसलिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कंट्रोल द रेफ्रिजरेंट फ्लो इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम एज द हीट लोड ऑन द इवेपोरेटर। तो हीट लोड के हिसाब से रेफ्रिजरेंट का फ्लो को कौन कंट्रोल करता है, तो वो करता है एक्सपांशन वाल्व, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए वाटर हीट पंप एब्स्ट्रैक्टिंग 10 किलोवाट ऑफ हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर रिक्वायर्ड 2 किलोवाट ऑफ पावर इनपुट द COP ऑफ। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको एक बार आप खुद अटेंड कीजिए, उसके बाद में अपना आंसर नोट कीजिए और यहाँ पे फिर आंसर देखिए। अब आप सोचोगे कि इतना सिंपल क्वेश्चन आप सर क्यों बोल रहे हैं, तो पहले आप कीजिए, उसके बाद में पता चलेगा कि आपने क्या किया है। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। सबसे पहले ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, 10 देखेंगे, हीट रिमूव हो रही है और 2 किलोवाट वर्क इनपुट है, तो यहाँ पे COP आ जाएगी 5 और C ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अब कैसे गलत हो जाएगा, अब मैं चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट ने ये आंसर लिखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सबसे पहले आपको यहाँ पे हीट पंप दे रखा है, ये मान लो आपका हीट पंप है, ठीक है। ये वर्क इनपुट हो रहा है और यहाँ से हीट लेगा और यहाँ पे T हायर टेम्परेचर को ये हीट देगा। पंप का यही काम होता है, यहाँ से हीट एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए वाटर हीटिंग हीट पंप एब्स्ट्रैक्टिंग 10 किलोवाट ऑफ हीट फ्रॉम एटमॉस्फेयर, यानी कि यहाँ से वो 10 किलोवाट की हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और वर्क इनपुट हम कितना दे रहे हैं 2 किलोवाट, और फिर ये हीट रिलीज़ हो रही है यहाँ से, यानी कि इस एटमॉस्फेयर, यानी कि हम कह सकते हैं हमारा जो रूम होगा इसको ये हीट देगा। तो यहाँ पे आपको COP पूछी गई है। तो COP क्या होती है, COP होती है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट का मतलब ये नहीं है कि जब भी आपको हीट दिखे तो आप सीधा वही हीट यूज़ ले लोगे। डिजायर्ड इफेक्ट यानी कि हमारा काम है रूम को हीट अप करना, तो रूम में कितनी हीट जा रही है, 10 किलोवाट तो यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है और 2 किलोवाट वर्क इनपुट दे रहा है, तो टोटल इसमें हीट कितनी जा रही है 12 जा रही है। तो डिजायर्ड इफेक्ट हो जाएगा 12 अपॉन वर्क इनपुट क्या है 2, तो यहाँ पे COP कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, यानी ऑप्शन यहाँ पे C नहीं B हो जाएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितने स्टूडेंट ने C ऑप्शन लिखा था, वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। गलती करोगे तभी आप एग्ज़ाम में वापस गलती नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इलेक्ट्रोलुक्स सिस्टम ऑफ रेफ्रिजरेंट हैज़ 3 लिक्विड पंप, ओनली 1 लिक्विड पंप, या फिर 2 लिक्विड पंप, या नो लिक्विड पंप। तो यहाँ पे आपको बताना है इलेक्ट्रोलुक्स सिस्टम जो होता है वहाँ पे कितने पंप यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो D करेक्ट हो जाएगा, नो लिक्विड पंप। जो इलेक्ट्रोलुक्स सिस्टम होता है वहाँ पे पंप यूज़ नहीं करते। तो ये इलेक्ट्रोलुक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता क्या है, यहाँ पे हम 3 फ्लूइड यूज़ करते हैं। कौन कौन से, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक तो हम यूज़ करते हैं अमोनिया, दूसरा हम करते हैं हाइड्रोजन और तीसरा हम करते हैं वाटर। ये तीनों हम यूज़ करते हैं। अमोनिया जो है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है काफ़ी कम होता है, इसलिए हम इसको क्या यूज़ करते हैं, एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं। और ये हाइड्रोजन गैस है, इसका यहाँ पे क्या काम है, हाइड्रोजन जो है वो अमोनिया के इवोपोरेशन रेट को बढ़ाती है। इसका काम सिर्फ ये होता है कि अमोनिया जो है उसको इवोपोरेशन रेट को बढ़ाना, और वाटर जो है वो एब्जॉर्बेंट की तरह यूज़ होता है, एब्जॉर्बेंट की तरह यूज़ होता है, यानी कि वो अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे यदि आपको पूछ ले कि इलेक्ट्रोलुक्स सिस्टम के अंदर कितने फ्लूइड यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे आंसर 2 नहीं 3 होगा, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर। तीनों का काम क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे पंप यूज़ क्यों नहीं होता, क्योंकि पंप जो है वहाँ पे मूविंग पार्ट ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये नॉइज़ करता है। पंप का काम पंप क्या करता है, नॉइज़ प्रोड्यूस करता है। तो नॉइज़ को इल्यूमिनेट करने के लिए हम इसमें पंप यूज़ नहीं करते।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज प्रेजेंट इन द वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड एब्सेंट इन द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसके अंदर कंप्रेसर होता है, और इस कंप्रेसर को यदि हम रिप्लेस कर देते हैं तो वो VARS बन जाता है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और वहाँ पे हम जनरेटर और एनालाइज़र और रेक्टिफायर 3 यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे किसका पूछा गया है, प्रेजेंट इन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो वेपर एब्जॉर्प्शन में जनरेटर यूज़ होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मिक्सर ऑफ रेफ्रिजरेंट हैविंग ए फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड, यानी कि दो रेफ्रिजरेंट का मिक्सर उनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एजियोट्रॉप मिक्सर, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। एजियोट्रॉप मिक्सर हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जब भी दो रेफ्रिजरेंट का मिक्सर हो तो यदि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो तो एक साथ हो, उसके बाद में यदि वो वेपर में कन्वर्ट हो तो वहाँ पे भी एक साथ वेपर में कन्वर्ट हो, यानी कि वहाँ पे फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो वो ईजिली फ्लो हो जाएंगे एक साथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द बेल कोलमैन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इन टर्म्स ऑफ प्रेशर रेशियो इज गिवन बाय। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पीवी डायग्राम की यदि मैं बात करूं तो बेल कोलमैन साइकिल कांस्टेंट प्रेशर साइकिल होता है, यानी कि वहाँ पे हीट रिजेक्शन और जो हीट सप्लाई होती है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती हैं, और दो एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। तो COP क्या होती है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। और यदि हम इसको देखिए, P1 बराबर P4 है और P2 बराबर P3 है, तो मैक्सिमम प्रेशर कौन सा है, P2 या P3? P2 कह सकते हैं बाई P1 बराबर P3 बाई P4, तो ये जो है प्रेशर रेशियो कहते हैं इसे हम। तो यदि मैं बात करूँ COP की, तो COP का जो फाइनल फॉर्मूला आता है 1/RP की पावर गामा माइनस 1/गामा-1। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो डी करेक्ट हो जाएगा। इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, कई बार एग्जाम में COP इसकी पूछ लेते हैं, यानी कि यदि आपको प्रेशर रेशियो दे दिया जाएगा तो गामा की वैल्यू आपको एयर के लिए पता है कितनी होती है 1.4, तो यदि प्रेशर रेशियो आपको दे दिया जाता है तो आपको COP पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये इस वीडियो का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से समझना है। A vapor compression refrigeration cycle with subcooling is shown in the figure along with the refrigerant enthalpy data. The specific heat of the liquid refrigerant is 5 kilojoule per kilogram Kelvin. What is the COP of cycle? तो यहाँ पे आपको COP पूछा गया है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार इसको आप खुद अटेंड कीजिए, उसके बाद में यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखना है। तो सबसे पहले आपको COP का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि आपको पता है। COP क्या होती है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो यहाँ पे हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, 1 और 4 के बीच में हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी कि H1 माइनस H4 अपॉन वर्क इनपुट। तो वर्क इनपुट कहाँ पे हो रहा है, H1 से H2 में, यानी कि H2 ज़्यादा है तो H2 माइनस H1 हो जाएगा। अब यदि आप यहाँ पे नोटिस करोगे, H1 आपको दे रखा है, H2 दे रखा है, लेकिन H4 नहीं दे रखा है। H4 जो है यहाँ पे मान लो ये पॉइंट जो है आपका, यहाँ पे मैं इसको 3 डेज मान लेता हूँ। 3 डेज से लेके 4 जो है वो आपका आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस है, यानी कि H3 डेज जो है, H3 डेज वो इक्वल होगा किसके, H4 के, लेकिन आपको H3 डेज नहीं दे रखा है, H3 दे रखा है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको H3 निकालना आना चाहिए, H3 डेज निकालना आना चाहिए। तो H3 जो है वो किससे कम है, H3 से कम हो जाएगा, तो H3 माइनस कितना हो जाएगा, CP डेल्टा T। तो CP आपको कितनी देर की है लिक्विड की, 5 किलो जूल, और डेल्टा T यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, 5 दे रखा है। तो H3 की वैल्यू कितनी है, 87। तो 87 माइनस 25 करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 62। इसका मतलब आपके पास H3 डेज आ गया, और H3 डेज इज इक्वल्स टू क्या है, H4 है। और H4 यहाँ पे यदि आपके पास आ जाता है तो बस यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है। यदि मैं बात करूँ H1 की, तो ये कितना है 220 माइनस H4 अभी 62 आया था, अपॉन H2 कितना है 257 माइनस 220। यदि इसको आप सोल्व करते हैं तो वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ जाएगी 4.3, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, इंपॉर्टेंट चीज़ एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 3 डेज पॉइंट है, 3 के बाद में 3 डेज सब कूलिंग है, तो सब कूलिंग के बाद में थ्रोटलिंग प्रोसेस लगा हुआ है, और थ्रोटलिंग प्रोसेस जो होता है वो आइसो एंथैल्पिक होता है, यानी कि H3 डेज जो है
उसके बराबर H4 होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि H3 कैसे निकाला जाए, H3 डैश कैसे निकाला जाए। तो H3 डैश जो है वो H3 माइनस कितना टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो टेम्परेचर इंटू सी स्पेसिफिक हीट हो जाएगी, यानी कि CP डेल्टा टी। ये आपको पता है तो इसका आप सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एन अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज इट्स। तो कौन सी प्रॉपर्टी रेफ्रिजरेंट की सही नहीं है। पहला दिया गया है लो फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमारा जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है वो लोअर टेम्परेचर पे वर्क करता है, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लो होना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। हाई मिजिबिलिटी विथ लुब्रिकेटिंग ऑयल, ऑयल के साथ में वो मिक्स नहीं होना चाहिए, तो ये भी प्रॉपर्टी उसकी सही है। लो विस्कोसिटी, यदि विस्कोसिटी कम होगी तो वो इजीली फ्लो हो जाएगा, यानी कि हमारी ट्यूब जो है वो काफ़ी पतली होती है, तो वहाँ पे भी यदि उसकी विस्कोसिटी कम है तो इजीली फ्लो हो जाएगा। लो लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन, तो जो लेटेंट हीट है वो उसकी मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है जो हीट कैपेसिटी होती है, हीट कैपेसिटी वो क्या होती है, M इंटू सी होती है। सी यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक हीट है। तो यदि किसी भी रेफ्रिजरेंट का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, ठीक है, तो यानी कि मैं बात करूँ लेटेंट हीट की तो ML आ जाएगा। तो लेटेंट हीट यदि किसी की ज़्यादा है तो यानी कि कम मास के अंदर वो उतनी हीट लेके चला जाएगा, यानी कि वहाँ पे मास फ्लो रेट कम हो जाएगा और सेम पावर आउटपुट के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क ऑन दी। तो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम किस पे वर्क करता है, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये बेल-कोलमैन साइकिल पे वर्क करता है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ब्रेटन साइकिल। ये आपका क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल होता है, अभी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सब कूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग द रेफ्रिजरेंट इन ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो सब कूलिंग क्या प्रोसेस होता है, कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। यदि मैं बात करूँ TS डायग्राम की, तो ये आपका सेचुरेटेड कर्व होता है, 1 से 2 कंप्रेसर, उसके बाद में कंडेंसर, और यहाँ पे देखिए ये आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाने के बाद में यदि हम इसको और कूल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सब कूलिंग। तो यहाँ पे देखिए 1 से 2, 2 से 3 और 3 से ये जो आपका 3 डैश पॉइंट होता है, अभी हमने जो देखा था सब कूलिंग वाला क्वेश्चन के अंदर, तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं सब कूलिंग, यानी कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाने के बाद में हम यदि उसको और कूल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सब कूलिंग। तो यानी कि यहाँ पे आपको पूछा गया है कि सब कूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग द रेफ्रिजरेंट इन द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम बिफोर द एक्सपांसन वाल्व, यानी कि ये जो 3 डेज के बाद में 4 तक जो पॉइंट जाएगा वहाँ पे एक्सपांसन वाल्व लगा है, तो उससे पहले हम उसको सब कूल करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कमर्शियल आइस प्लांट वर्क्स ऑन। तो यहाँ पे आपको बताना है जो कमर्शियल आइस प्लांट होते हैं वो कौन से सिस्टम पे वर्क करते हैं। तो यदि मैं बात करूँ कमर्शियल आइस प्लांट की या फिर मैं बात करूँ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की, जो हमारा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है, ये दोनों जो है वो वेपर कंप्रेशन साइकिल पे वर्क करते हैं, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, वेपर कंप्रेशन साइकिल। ये जो वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल होता है इसकी COP जो है बहुत ही कम होती है, 0.2 टू 0.5 के बीच में होती है, और इसकी COP होती है 2 to 5 में, यानी इतना डिफरेंस होता है। तो COP जो है वो वेपर कंप्रेशन साइकिल की काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको आइस प्लांट में और डोमेस्टिक में यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ R717 इज। तो यहाँ पे आपको बताना है ये किसका फॉर्मूला है। यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, यदि आपको कहीं पे भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड दिख जाए तो आपको क्या करना है, उसमें 700 प्लस उसमें मोलिकुलर वेट ऐड कर देना है। जैसे मैं बात करूँ H2O का मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, 18 होता है, तो इसका हो जाएगा आपका H2O का कितना हो जाएगा, 718। फिर मैं बात करूँ कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर वेट कितना होता है, मोलिकुलर वेट होता है 44, क्योंकि कार्बन का क्या होता है 12 और ऑक्सीजन का 32, 12 और 32 44, तो 744 हो जाएगा। बस आपको 700 ऐड करना है। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14, तो 714। अमोनिया का, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 717। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ही वैलिड है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वाटर कूल्ड कंडेंसर रिलेटेड टू द रेफ्रिजरेशन प्लांट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वाटर कूल्ड कौन सा नहीं है, ट्यूब इन ट्यूब कंडेंसर, नेचुरल कन्वेक्शन, सेल एंड ट्यूब टाइप या फिर सेल एंड कॉइल टाइप। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेचुरल कन्वेक्शन जो होता है वो एयर कूल्ड कंडेंसर होता है। क्या होता है? एयर कूल्ड कंडेंसर। एयर कूल के अंदर जो हीट का रिमूव रेट होता है वो काफ़ी कम होता है, इसलिए हम जनरली प्रीफर करते हैं वाटर कूल्ड कंडेंसर, जैसे कि ट्यूब इन ट्यूब, सेल एंड ट्यूब और सेल एंड कोयल, ये सब जो है वाटर कूल्ड होते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, नेचुरल कन्वेक्शन जो है वो एयर कूल्ड होता है। ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्क ऑन। तो अभी हमने डिस्कस किया था, जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर हो चाहे आइस प्लांट हो, वो किस पे वर्क करता है? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के जितने भी एसएससी जेईई के प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप खुद पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।